देना का नहीं बस गाने की आवाज नहीं। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है ना। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जहां हम विद द हेल्प ऑफ इनपुट जो आप दे रहे हो वो डाटा आपका स्टोर होता है। तो स्टोर भी आपका डाटा दो वे में हो सकता है, या तो परमानेंट या टेम्परेरी। ठीक है ना। तो इसलिए क्या डाटा के लिए अलग अलग मेमोरी की एक कैटेगरी बनाई गई है, जहां पर डाटा आपका परमानेंट स्टोर होता है या डाटा आपका टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है ना। तो डाटा स्टोर होता जरूर है, बट ये हो सकता है कि डाटा या तो टेम्परेरी होएगा कुछ टाइम के लिए, या आपका परमानेंट होएगा, मतलब वो लाइफ टाइम आप कभी भी कैसे भी उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना। उसमें एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है। बट जो डाटा आपका टेम्परेरी है वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। ठीक है ना। तो जो आप इनपुट देते हो वो प्रोसेसिंग तो होती है, बट उसको हम स्टोर भी करते हैं। तो डाटा को स्टोर करने के लिए उसकी दो कैटेगरी बनाई गई है, जो हमारी यानी कि जो मेमोरी की कैटेगरी है हमारे कंप्यूटर। ठीक है ना। पहली आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकंड आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो दो वे में जब आप डाटा को स्टोर करोगे, या तो आप उसको परमानेंट स्टोर करोगे या उसको टेम्परेरी स्टोर करोगे। ठीक है ना। तो हमारी पहली है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि हम डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल है रैम। ठीक है ना। रैम में क्या होता है, आपका डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जैसे आप यानी पीसी ओपन किया हुआ है, उसमें जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, काम हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट में वो आपकी प्राइमरी मेन मेमोरी भी कह सकते हो आप, उसमें होता है। ठीक है ना। तो वो आपकी क्या है, रैम है। यानी कि रैम में हमारा सारा काम होता है। इसलिए जो हम एक कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, जब उसको आप परचेज करते हो तो कहीं से तो उसमें दिखाया जाता है कि ये आपका कंप्यूटर की इतनी रैम है। ठीक है ना। ताकि जो एक पर्सन को पता चल सके कि उसमें जो उसकी प्रोसेसिंग है उसके लिए कितनी रैम की जरूरत है। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप जो एप्लीकेशन यूज करते हो उसके लिए कितनी रैम की जरूरत है। या फिर हमारे ये होता है कि एटलीस्ट इतनी तो आपकी रैम होनी ही होनी चाहिए। जब आप जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हर एक को अलग अलग मेमोरी चाहिए, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है ना। यानी कि रैम चाहिए उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। और या फिर आप सेकेंडरी मेमोरी की बात कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो बहुत कम स्पेस यूज करते थे। ठीक है ना। मान लो 1 GB भी उनको नहीं चाहिए था, ऐसा भी होता था। अब जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं या विंडो बोलते हैं उनको उनको भी खुद की जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो भी ज्यादा चाहिए। है ना। किसी को 10 GB चाहिए, किसी को 12 चाहिए, डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साइज पे। ठीक है ना। जैसे लाइनक्स होता है वो काफी लाइट होता है, तो उसकी मेमोरी औरों के कंपैरिजन में कम होती है। तो इसीलिए क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्राइमरी मेमोरी यूज करनी है, कितनी सेकेंडरी यूज करनी है, आपके यूज पे डिपेंड करती है चीजें। है ना। अच्छा, इसमें इसके अलग अलग वैसे पार्ट्स भी डिवाइड करके बताए हुए हैं। वो अभी आप शो कर सकते हो। वैसे इतना उनके मतलब वो तो वैसे बाय डिफॉल्ट में होती हैं, उनका यूज नहीं होता, वो तो आपको फर्स्ट टाइम ही मिलती है। जैसे रोम है, रीड ओनली मेमोरी। मैंने बताया था आपको क्लास में कि जैसे आपका बायोस वगैरह या जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो रोम के अंदर होती है। तो वो तो जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तभी उसको बना दिया जाता है। ठीक है ना। हम उसमें अलग से बाद में
मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते कि आपने अपना रोम का साइज चेंज कर दिया, ठीक है ना। हम मैन्युअली रैम चेंज कर सकते हैं बट रोम नहीं। रोम एक चिप होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपकी मदरबोर्ड पे उसको अटैच कर दिया जाता है, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है, तो सारा प्रोसेस उसका कंप्लीट होता है, बट वो भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि उसकी कंप्यूटर को एग्जीक्यूट होने के लिए एटलीस्ट आपके पास रोम होनी चाहिए। जैसे रैम की जरूरत है तो रोम की भी जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको लोगों को बताया था एक पोस्ट टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो वो रोम के थ्रू ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी प्रोग्रामिंग आपके कंप्यूटर में रैम में फैच होती आती है वो रोम से ही आती है। जैसे बायोस का एग्जांपल दिया था मैंने कि बायोस चलती है सबसे पहले, बायोस आपका अगर काम नहीं कर रहा है तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। तो वो भी है तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, बट उसमें हम इनपुट जो हमारी मैनुअली इनपुट है वो नहीं जाती, वो नहीं स्टोर होती अलग से। कैश मेमोरी भी होती है बच्चे, ये भी इसी का पार्ट है वैसे। कैश मेमोरी होती है कि एक्चुअली ये आपका कंप्यूटर तब यूज करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हम कुछ डाटा को ब्राउज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डाटा ब्राउज करते हैं ना, तो वो हम जब देखते हैं ना तो अपनी स्क्रीन पर अपने आप डिस्प्ले हो जाता है, वो कैश मेमोरी का ही पार्ट होता है एक तरह से। कि कुछ पार्ट्स हमारा कंप्यूटर कैश मेमोरी के अंदर रखता है। वो कब रखता है, जैसे जो प्रोसेसिंग करता है ना वो, तो उसको जो मेन पार्ट्स आपकी एप्लीकेशन का बार बार आप यूज करते हो, तो वो उसको बार बार सेकेंडरी मेमोरी से यूज ना करनी पड़े, वो कैश मेमोरी से उठाता रहे। कैश मेमोरी से सबसे पहला डाटा एक्सेस करता है हमारा प्रोसेसर, ठीक है ना। तो जितनी कैश मेमोरी आपके कंप्यूटर की होती है वो उतनी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी भी कह सकते हो, वर्चुअल मेमोरी भी सेम पार्ट है। वर्चुअल मेमोरी का भी यूज तभी किया जाता है कि डाटा को, कुछ पार्ट्स हमारा डाटा उसमें स्टोर होता रहता है मेमोरी में। बट जो हम जिसकी मेनली बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में, वो हमारी रैम ही होती है। रैम के अकॉर्डिंग ही हमारी कैश और वर्चुअल मेमोरी की कैपेसिटी हम चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो कैश मेमोरी वगैरह होती हैं ये तो मतलब डिफाइन होती हैं अकॉर्डिंग टू हमारी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। वर्चुअल मेमोरी हम कुछ चेंज कर सकते हैं कि इतना परसेंट हम हमारी रैम का मेमोरी का यूज करना चाहते हैं। आगे सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी क्या होती है, जो हमारा परमानेंट कह सकते हो, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। जिसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क, यानी कि ऐसा डिवाइस जिसमें हमारा डाटा परमानेंट स्टोर हो जाए, ठीक है ना। हमने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया है, आप 2 दिन बाद चलाओ, आप 2 महीने बाद चलाओ, तो जहां से आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो दोबारा, वो हमारा हार्ड डिस्क होता है ना। अगर जो आप डाटा मतलब आप काम करते हो, जैसे आपने एक ऐप ओपन किया, वर्ड में काम करते थे यहाँ लैब में आके, तो अगर आपने उसको सेव नहीं किया, सेव करने के लिए आपके पास एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो हार्ड डिस्क में आपने सेव करके अपने नाम से या किसी भी नेम से, तो आप बाद में उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आप उसको सेव नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट में प्राइमरी मेमोरी में होता है, और ये क्या होता है, एक तरह से टेम्परेरी डाटा होता है इसके अंदर, यानी कि वो फिर अपने आप ही डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है कि आपने जो डाटा इन फ्यूचर यूज करना है, तो उसके लिए आप उसको परमानेंट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो, सेव कर लेते हैं ना। जैसे आपने यहाँ वर्ड या पावर पॉइंट में काम करते तो आप अपने नाम से उसको सेव करके चले गए। अब आपकी क्लासें नहीं लग रही, आप मान लो 15 दिन बाद आते हो, तो 15 दिन बाद भी आप आके उसको ओपन कर सकते हो। तो ये दोनों का डिफरेंस है। या फिर आप पेन ड्राइव का एग्जांपल भी दे सकते हो, पेन ड्राइव को भी हम एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज कर सकते हैं, कि जब आपने उसको अटैच किया हुआ है और उसमें आप डाटा अपना स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। या आपकी सीडी होगी, या फ्लोपी आया करती थी पहले, आजकल तो फ्लोपी वगैरह यूज नहीं होती, और आप देखोगे आजकल लैपटॉप वगैरह पर सीडी रोम भी नहीं लगा, ठीक है ना।
क्योंकि जो मेन काम होता था हमारा सीडी में, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे, तो जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, ठीक है ना, तो वो एक सीडी से किया जाता था, यानी कि हमारा कंप्यूटर सीडी से बूट होता था, मैंने पहले बताया था एक लेक्चर में। फिर आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती थी। अब यूएसबी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप अपना डाटा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, ऐसे जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो, तो वो आप डायरेक्ट यूएसबी से भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं केबल से आपको इनका ना डिफरेंस बता देता हूँ। इनका डिफरेंस बनता है, और एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखो, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो डायरेक्टली प्राइमरी स्टोरेज में जो डाटा होता है, ठीक है ना, या मेमोरी कह लो, उससे डाटा को एक्सेस कर सकता है। यानी कि ये डायरेक्टली सीपीयू से अटैच्ड है, यानी कि सीपीयू प्रोसेसिंग ही उस पे करता है, उस डाटा पे करता है जो आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है ना। ये नोट है, मतलब कि ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता सीपीयू द्वारा। ये पहले आपको इससे डाटा किसके अंदर लेके आना पड़ेगा, आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, तब उस पर प्रोसेसिंग होगी। क्योंकि जो सीपीयू है, प्रोसेसिंग उसी पे करता है जो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर डाटा है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका डाटा है, ठीक है ना। इसकी जो स्टोरेज होती है कैपेसिटी, वो एक लिमिट होती है इसकी, है ना। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा होती है। तो मान लो देखा होगा आपने, बहुत से कंप्यूटर में 1 GB रैम भी होती है ना, 512 MB रैम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। लिमिटेड कह सकते हो, एक लिमिट ही होती है। बट इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी क्या होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक। इसका क्या होता है, फास्टर एक्सेस टाइम, यानी कि इसमें से डाटा जो एक्सेस होता है वो फास्ट होता है, ठीक है ना, उसमें स्लो होता है। यानी कि जो आप डाटा सेकेंडरी डिवाइस से प्रोसेस कराओगे, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। जो डाटा मेमोरी के अंदर है, रैम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, उस पे एक्सेस टाइम कम होता है। यानी कि क्योंकि क्योंकि जो आपका सीपीयू है वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, वो डायरेक्ट वहीं से डाटा को उठाता है, ठीक है ना। या उसका कोई पोर्शन में से हो सकता है, जैसे कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी, उनमें से यूज कर सकता है। बट इसमें से तो पहले आप उसको ओपन करोगे, फिर वो प्राइमरी मेमोरी में आएगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट होएगी, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। इसको पर बिट निकाले जाए तो ज्यादा होती है, यानी कि इस पे जो प्रोसेसिंग का कॉस्ट कह सकते हो, यानी कि वो ज्यादा होता है, इसके कम पड़ता है ना। ये क्योंकि वो स्पीड का डिफरेंस है, मेनली आप ये कह सकते हैं। एक कौन सा डाटा को स्टोर करता है, स्टोर द डाटा डाटा रिक्वायर्ड बाय सीपीयू। इसमें डाटा सिर्फ वही होता है जो सीपीयू को चाहिए, जिस पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। इसमें एक्स्ट्रा डाटा नहीं होता, जिस पर प्रोसेसिंग चल रही होती है, ठीक है ना। मान लो आप कोई काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, साथ में आपने म्यूजिक चला दिया है, तो तो दोनों पर प्रोसेसिंग हो रही है ना, आपका म्यूजिक भी चल रहा है, आप कोई फाइल में टाइप भी कर रहे हो, या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो दोनों ही सीपीयू को चाहिए। सीपीयू की जरूरत है उस टाइम उन पे प्रोसेसिंग करने की, इसलिए वो दोनों आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर है। इसमें वो डाटा होता है जो करंटली यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। करंटली यूज में नहीं है डाटा, वो हमें
अपने फीचर के हिसाब से सेव कर लिया कि कल को हमें इस डाटा की जरूरत पड़ सकती है तो हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके मेन डिफरेंस है कि आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या डिफरेंस। आ गया बच्चे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन कि ये जो आप इस पर प्रोसेसिंग करते हो, स्टोर करते हो, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैसे इसका एक्सेस टाइम है, ये वो सारे इसके, ठीक है ना। तो पहला इसका मेन कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। स्टोरेज कैपेसिटी मीन कि हम कितना डाटा हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ डाटा जो हम स्टोर कर सकते हैं हमारी मेमोरी के अंदर, वो उसका पहला पॉइंट है, पहला करेक्टरिस्टिक है कि आप इतना ही डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। मान लो आपकी 1 GB की रैम है, या जो भी है ना, या आप उसका पेन ड्राइव का एग्जांपल ले लो, तो आप मैक्सिमम 1 GB कर सकते हो, और उसमें 1 GB भी नहीं होता, कुछ पार्ट्स उसके एक्सेस के लिए यूज हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो आप उसका स्पेस चेक करना है। मान लो आपकी 32 GB की क्या है अपनी पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव आपको 32 नहीं मिलेगा पूरा ही पूरा, आप चेक करना कम मिलेगा वो, ठीक है ना। उसमें से कुछ स्पेस उसकी जो इंटरनल फाइल होती है उनके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेस टाइम होता है बच्चे जो आपकी, मान लो जो फाइल में डाटा सेव है, ठीक है ना, सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है, तो आपने वहां से जो उसको क्लिक किया, उस पे प्रोसेसिंग हुई, तो वो क्या आपका एक्सेस टाइम है कि आप कितने टाइम में अपने डाटा को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है ना। वो क्या है आपका एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या है, आपकी फाइल को एक्सेस करने में कितना टाइम लगा, वो फिर किस पे डिपेंड कर देता है। अगर आपकी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में है तो उस एक्सेस टाइम कम लगेगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है तो उस एक्सेस टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का अलग अलग हो सकता है। वोलेटाइल होता है बच्चे कि जैसे आपने सिस्टम को पावर को ऑफ कर दिया तो आपका डाटा क्या हो गया, इरेज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपका डाटा जो प्राइमरी मेमोरी में होता है वो वोलेटाइल होता है, जो सेकेंडरी में होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। यानी कि वोलेटाइल क्या होता है, आप इनपुट दोगे तो उसको आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर डाटा तब तक रहता है जब तक आपके कंप्यूटर को पावर मिलती है। जैसे आपने उसको शट डाउन कर दिया तो उसकी पावर खत्म हो गई, और जो उसमें डाटा था वो इरेज हो गया। बट अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है, तो उसमें डाटा क्या होता है, नॉन होता है, ठीक है ना। आप उसको इनपुट दो या ना दो, उसमें डाटा हमेशा स्टोर रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि आपका जो डाटा है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी मेमोरी पे। लोकेशन होती है कि आपका डाटा कहाँ स्टोर है, तो जो आपका प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसिंग के टाइम ये चेक करता है कि जिस फाइल पर प्रोसेसिंग की जा रही है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। वो डाटा आपकी कैश मेमोरी में है, रैम में है, वर्चुअल मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी में है, कौन सी में है, तो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग ही उस पे जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है ना। जैसे आपके कैश मेमोरी में जो डाटा होता है उस पे सबसे कम टाइम लगता है उसको एक्सेस करने में, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा होता है सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसको एक्सेस करने में। तो वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है।
कि आपका डाटा कहाँ पर स्टोर है, उसकी लोकेशन क्या है। आगे बच्चों एक्सेस मोड। एक्सेस मोड होता है कि हम डाटा को मेमोरी से किस वे में एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। पहला हो सकता है आपका सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्या होता है कि आप एक सीक्वेंस के अंदर डाटा को एक्सेस करते हो। मान लो आपके पास 10 पेज है, जो आप 10 पेज को एक्सेस करोगे तो आपको पहले पहले वाला को एक्सेस करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को। आप ऐसे करके नंबर 10 पे जाते हो। आप डायरेक्ट नंबर 10 पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्या होता है, सिक्वेंशियल मोड होता है एक्सेस करने का डाटा को, ठीक है ना। कि आपका डाटा ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी को एक्सेस कर सकते हो। जो पुराने वो रिकॉर्डर आते थे ना, टेप रिकॉर्डर वगैरह, जिनमें आप म्यूजिक वगैरह चलाते थे, तो उनमें जो सॉन्ग होते थे ना, प्ले करते थे, आपको नंबर 5 सॉन्ग प्ले करना है तो पहले आपको 4 तक ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर नंबर 5 ओपन होता था। अब क्या है, जो हमारे आजकल के मतलब कोई भी म्यूजिक सिस्टम आता है, उसमें आप डायरेक्ट किसी को भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो पहले वाले में था वो सीक्वेंशियल था कि आपने पहले 1 को एक्सेस करना है, फिर 2 को, फिर 3 के, फिर आप 5 नंबर पर पहुंचोगे तब उसको एक्सेस कर पाओगे। और अगर आप कहीं पर भी कैसे भी डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हो तो उसको हम रैंडम बोलते हैं। रैंडम लोकेशन में आप कहीं से भी कैसे भी डाटा को एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए कोई वो नहीं होता है कि आपने पहले पहले वाले को एक्सेस करना है, फिर 5 तक पहुंचने के लिए सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, ऐसे करके आप पहले वाले से डायरेक्ट 5 नंबर पे जा सकते हो, ठीक है ना। एक इसका होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पर बनाया जाता है ये, कि दोनों को फॉलो किया जाता है। जो अगर हमारा डायरेक्ट को फॉलो करता है कि हम सीक्वेंशियल को भी फॉलो कर रहे हैं प्लस रैंडम को भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनके बेस पर हम हमारा एक्सेस मोड डिसाइड करता है डायरेक्ट वाला, ठीक है ना। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी मेमोरी की। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसका एक्सेस टाइम हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो वोलेटाइल कैटेगरी में आती है, नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आती है। उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको, जो हमारा टाइम होता है वो चेंज हो जाता है ना। तो और एक्सेस मोड, तो ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। और मेमोरी पे हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो उनके डिफरेंस आ जाए या मतलब जैसे भी कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन बनता है। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ बच्चे। बीए के 229 है, 133 है, और बीएससी का 14 है। अनिकेत आप कौन सी क्लास के बच्चे? सर बीए रोल 51 नंबर रोल नंबर। ओनली 51? नहीं एक मिनट सर। टू 51 सर। 251 है, हाँ जी ठीक है। 10। अरविंद आप कौन सी क्लास के बच्चे? सर बीएससी क्या रोल नंबर है बच्चे? 13। 30। अनमोल बीएससी का 10 हो गया। दिवांश, ये अनमोल आपका रोल नंबर क्या है? और ये दिवांश का दोनों ने 10 रोल नंबर लिखा हुआ है। सर पहले 10 चढ़िया हूँ 9 हैगा मेरा। आपका 9 हो गया है, ठीक हाँ जी सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। 19 है। हरिओम आप कौन सी क्लास के हो?
हर्षदीप, हिमांशु, सर BA फर्स्ट ईयर। रोल नंबर क्या है आपका? सर रोल नंबर अभी मिला नहीं। बच्चे जो आपको स्लिप मिली है ना फीस वाली, उस पे लिखा होता है रोल नंबर। ऐसे तो फिर आपके एब्सेंट लगे। चलो केतन, आप कौन सी क्लास के बच्चे? सर BSc। बीएससी, रोल नंबर 4 है ना आपका फिर? हाँ 4 जी है, सर। ठीक है। हाँ जी सर। हिमांशु, सर एडमिशन नंबर है। इस पे रोल नंबर नहीं लिखा आपका? होना चाहिए था यार। क्या रोल नंबर, कौन सी क्लास के हो? चल मुझे क्लास बता दो आप। हिमांशु क्लास तो बता दो, मैं देख लूंगा फिर। सर मुझे क्लास भी नहीं पता, BA फर्स्ट ही है। अरे तो बीए बोल दो ना बस। हिमांशु है ना आपका नाम? हिमांशु शर्मा, हाँ जी। ठीक है। हरिओम, आप भी बीए के हो ना? यस सर BA के हूँ। ठीक है बच्चे। 262 रोल नंबर है सर। 262, हाँ जी सर। ठीक है बच्चे।